व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज हम लोग करने वाले हैं एक और चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का, और इसको करने के बाद आपके 3 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 योगा है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली बढ़ाना पड़ेगा, उसको मैं लास्ट में कराऊंगा फिक्सचर्स के साथ, ठीक है। तो उससे पहले देखो मैं बैलेंस बना के चलूंगा, एक चैप्टर अलग कराया तो एक अलग, तो बहुत तरीके से फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बस समझो और हो गया। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। लेट्स बिगिन। चैप्टर भी बच्चों बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है, बड़ा आसानी से आप कर लोगे। देखो चैप्टर का क्या फ्लो है, 5 टॉपिक्स हैं बच्चों, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या होते हैं बेटा? जिन बच्चों में किसी प्रकार की कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। अब वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, उनको बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम है, उनको चलने में कोई प्रॉब्लम है, लेग्स में कोई इशू है, शोल्डर्स में कोई इशू है, बैक में कोई इशू है, कोई इस तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है, या कोई मेंटल इशू हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं हम लोग उसको। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं वो स्पोर्ट्स खेल पाए, वो खुद को अलग ना फील करें, तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, प्रॉपर्ली थ्योरेटिकल, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट। क्लासेस हमारे पास यहां पे आता है क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग, ठीक है, इसको अभी देखेंगे हम क्या है, इंक्लूजन क्या है, एडवांटेजेस क्या है स्पोर्ट्स के इन बच्चों के लिए, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, और कैसे क्लासिफिकेशन और कैसे डिविजनिंग करी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। आओ सबसे पहला टॉपिक, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बच्चों जो इन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। देखो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम दिव्यांग भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो बच्चा चल नहीं पा रहा या कुछ इस तरीके की चीज है, ये सब। देखो ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट। सबसे पहले डिसेबिलिटी होता क्या है? डिसेबिलिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन फंक्शनिंग, यानी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से बेटा। अब वो हो सकता है किसी इंजरी की वजह से हो, कोई चोट लग गई हो, ऐसा हो सकता है कि वो बाय बर्थ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज हम आजकल देखते हैं। तो इंडिविजुअल फंक्शनिंग में फिजिकल इंपेयरमेंट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, इंटेलेक्चुअली फिट नहीं है कोई बच्चा, कॉग्निटिव हो सकता है, ठीक है, सेंसरी हो सकता है, सेंसेस में कोई दिक्कत है। कॉग्निटिव का मतलब भी यही होता है कि बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मेंटल इलनेस हो सकता है, या कोई क्रॉनिक डिसीज भी हो सकता है, राइट। तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स ड्यू टू हिज और हर इंपेयरमेंट या फिर इस तरीके के बैरियर्स, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, इनके लिए भी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो स्पोर्ट्स कराएंगी, और इनको भी एक सोसाइटी में इंक्लूसिविटी की फीलिंग देंगी कि आप अलग नहीं हो, आप भी सोसाइटी का पार्ट हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। भेदभाव कैसा, अल्टीमेटली है तो सब एक ही। तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड जो इस कॉज के लिए बनाई गई हैं, जैसे स्पेशल ओलंपिक्स हैं, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी है, नेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन है, ब्रिटिश पैरालंपिक एसोसिएशन है, कैनेडियन पैरालंपिक कमिटी है। तो आप कोई भी 2 या 3 याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो स्पेशल ओलंपिक्स से शुरू करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स का ये आपको बेसिकली लोगो बहुत अच्छे से याद रखना है। ये 5 बच्चे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, इसका मतलब सब एक साथ हैं, कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक्स जो है बच्चों, इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज के वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। 5 मिलियन एथलीट्स को कवर करता है और 172 कंट्रीज में इनके पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये स्टार्ट किसने किया था बच्चों, याद रखना, यूनिस कैनेडी श्रिवर,
ये याद रखना है। लोगो जो है बेटा वो जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन, इसको दिखाता है। मिशन क्या है, ईयर लॉन्ग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहें, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, फिजिकल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं कि उनको थॉट भी ना आए कि हम अलग हैं, ठीक है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था IOC के द्वारा 1988 में। इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे यंग एथलीट प्रोग्राम, यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हेल्दी एथलीट प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1968 शिकागो में हुआ और लेटेस्ट जर्मनी 2023 में हुए थे स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है बच्चों। सिंपल है, लोगो याद रखना, कुछ 4 से 5 चीजें इनके बारे में याद कर लेना। इसके बाद क्या आते हैं बच्चों, स्पेशल ओलंपिक के अलावा सर क्या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, पैरालंपिक्स है। पैरालंपिक्स का लोगो देखो, 2 चीजों से बना है, पैरा और ओलंपिक्स। पैरा समझ लो पैरेलल टू या साइड बाय साइड, यानी कि जब नॉर्मल ओलंपिक्स हो रहे होते हैं तो उसके साथ साथ ही पैरालंपिक्स भी शुरू हो जाते हैं। पैरालंपिक्स में हम लोग किन के स्पोर्ट्स देखते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के, राइट। इसका लोगो देखो इस तरीके का है। यहाँ देखो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज्ड हुए थे रोम में 1960 में, अभी चाइना में हुए थे 2022 में। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी which was formed on 22 September 1989। हेडक्वार्टर्स बच्चों जर्मनी में। पैरालंपिक्स 2 शब्दों से बना है, पैरा और ओलंपिक्स। पैरा का मतलब अलोंगसाइड, ओलंपिक्स तो सब जानते ही हैं, ठीक है। इसमें बच्चों कौन कौन सी रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज हैं या क्या क्या चीजें इसके अंदर चलती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इम्पेयर्ड मसल पावर। मसल पावर प्रॉपर नहीं है ना, कि मसल में स्ट्रेंथ कम है। दूसरा पैसिव रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं है। जैसे आप बॉलिंग करते हो सपोज, तो बॉलिंग में पूरा हाथ आपका घूम रहा है तो फुल रेंज ऑफ मोशन है, कुछ लोगों का नहीं हो पा रहा, रेंज ऑफ मोशन कम है। लिम्ब डेफिशिएंसी है, पैरों में कोई प्रॉब्लम है। लेग लेंथ का डिफरेंस है, पैर छोटे बड़े हैं, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो इनका विजन क्या है कि ये एथलीट्स को एबिलिटी दे सकें कि वो भी स्पोर्टिंग एक्सीलेंस अचीव कर पाए, ठीक हो गया बेटा। इनके एंथम को हम लोग क्या बोलते हैं, हिम डी लेविनर या फिर एंथम ऑफ द फ्यूचर। परफेक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले कौन से हो गए हमारे, स्पेशल ओलंपिक्स हो गए। दूसरे बच्चों पैरालंपिक्स हो गए। तीसरे हमारे पास हो जाते हैं डेफलंपिक्स। डेफलंपिक्स से पहले एक छोटी सी टॉपिक और है, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक्स में कौन कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट सो सॉरी कर रहे हैं। सबसे पहले जिनको किसी प्रकार का फिजिकल इंपेयरमेंट है, यानी आउटसाइड जो आप देख सकते हो इस तरीके का कोई इंपेयरमेंट है। विजुअल इंपेयरमेंट है, यानी वो बच्चे देख नहीं सकते, आईज में कोई प्रॉब्लम है। इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है, जिसको हम डिसऑर्डर भी बोल देते हैं, माइंड में कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की। या फिर सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी का मतलब होता है बच्चों बैलेंस नहीं कर पाते, जो ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे, मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं पैरालंपिक्स में, ठीक है बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद वी हैव डेफलंपिक्स। डेफलंपिक्स का क्या मतलब होता है, जो डेफ के लिए है। डेफ का मतलब क्या होता है बच्चों, जो लोग सुन नहीं सकते, जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम है, राइट। तो उनके लिए भी अलग अलग गेम्स कराए जाते हैं जिसको डेफलंपिक्स बोलते हैं। लोगो देखो फटाफट से, ठीक है। कलर्स याद रखना, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, राइट। और बीच में ये जो गोला है इट सिग्निफाई, ये आई को सिग्निफाई कर रहा है, हमारी आंख को सिग्निफाई कर रहा है। These are periodic series of multi-sport events sanctioned by International Olympic Committee at which deaf athletes compete। ठीक हो गया बेटा। एथलीट्स आर गाइडेड बाय, अब देखो वो सुन तो पाएंगे नहीं, नॉर्मली हम लोग वो गन वगैरह यूज करते हैं, सायरन यूज करते हैं, विसल्स यूज करते हैं, वो सुन तो पाएंगे नहीं, तो कैसे गाइड करते हैं, फ्लैग्स के थ्रू या लाइट्स के थ्रू, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। हर 4 साल में होता है बेटा। लोगो 2003 में डिजाइन हुआ था। लोगो जो है वो क्या दिखा रहा है हमारे पास, इट टुगेदर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, दैट इज साइन लैंग्वेज, डेफ इंटरनेशनल कल्चर्स, यूनिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। परफेक्ट है। सेंटर क्या रिप्रेजेंट करता है, आइरिस ऑफ द आई, ठीक है। तो 4 कलर्स है ना, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये चारों ये सिग्निफाई कर रहे हैं साइन लैंग्वेज, डेफ इंटरनेशनल कल्चर्स, यूनिटी और कॉन्टिन्यूटी। क्या बात है सर। इसके बाद आया बच्चों दूसरा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग। क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग बेटा 2 चीजें हैं। सबसे पहले किसी भी एथलीट को क्लासिफाई कैसे करोगे, हम ये चाहते हैं कि जो कंपटीशन हो वो सेम लेवल के एथलीट्स में हो। सेम लेवल के एथलीट्स का मतलब जो एक कैटेगरी में होने चाहिए, सेम एज के होने चाहिए,
या फिर सेम जेंडर के होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बेसिकली सपोज अभी हमारे ये लेटेस्ट जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें हमें देखा था ना कि बॉक्सिंग में पता नहीं कौन से गेम में ऐसा हुआ था कि एक फीमेल्स में एक मेल जो था उसने पार्टिसिपेट करा और वो गोल्ड मेडल भी ले गया, तो बाद में पता चला कि वो फीमेल नहीं है, वो तो मेल है। तो इस तरीके का कुछ विवाद भी हुआ था ओलंपिक्स में। अगर आप न्यूज को देखते होगे तो आप एकदम से याद आ जाएगा आपको कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ था। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो एथलीट्स हैं वो सेम लेवल के होने चाहिए, तभी कंपटीशन में मजा आएगा, है ना। अब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, अब इंडिया का मैच कराओ जिम्बाब्वे से या नेपाल से, या हम आयरलैंड से कराते हैं, स्कॉटलैंड से कराते हैं, हम देखते हैं वो टीम्स कंपीट ही नहीं कर पाती किसी भी लेवल पे, छोटी टीम्स है तो मजा ही नहीं आता। लेकिन जब हम पूरी टॉप लेवल टीम्स देखते हैं, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया होता है, क्या जबरदस्त गेम चलती है, तो मजा आता है जब सेम लेवल की टीम्स हो, है ना। तो वही यहाँ पे है बच्चों। देखो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग is a process used in disability sports for even and fair competition। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस इसका ये है कि कंपटीशन इवन हो, फेयर हो, है ना, ताकि हम ग्रुपिंग कर सकें कि एथलीट्स कौन सी किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन असाइंस कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन क्या देता है, कैटेगरी देता है बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, कि कौन सी डिसेबिलिटी है उस हिसाब से कैटेगरी बनेगी और उस कैटेगरी में एथलीट खेलेगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब कैटेगरी बनाना, उस कैटेगरी में एथलीट को खिलाना। और डिविजनिंग क्या होता है, डिविजनिंग का मतलब होता है बच्चों परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग द एथलीट। यहां पे हम स्किल लेवल पे एथलीट की ग्रुपिंग करेंगे कि स्किल के हिसाब से ग्रुप्स बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हमने क्लासिफिकेशन करा। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, एबिलिटीज के बेसिस पे उनकी आपको क्या बनाना है, कैटेगरीज बनानी है, कि पहले कैटेगरी बना दो, इस कैटेगरी में इतने बच्चे खेलेंगे, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। फिर स्किल लेवल के हिसाब से हम ग्रुप्स बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिविजनिंग। ठीक हो गया बेटा, ओके। अब देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे करा जाता है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, Paralympic Games through the International Paralympic Committee has developed classification process which can contribute to sporting excellence। ये तो है ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्लासिफिकेशन क्यों करा जाता है, टू एंश्योर दैट एथलीट का इम्पेयरमेंट रेलेवेंट है स्पोर्ट परफॉर्मेंस में और एथलीट कंपीट करता है इक्विटिवली विद अदर एथलीट्स। इसका मतलब बच्चों पहले तो उसकी डिसेबिलिटी क्लासिफाई करनी जरूरी है ना, कि इसकी डिसेबिलिटी कौन सी है, उसमें वैसी ही डिसेबिलिटी वाले लोग डालेंगे। अगर सपोज किसी को शोल्डर की डिसेबिलिटी है और वो गेम भी शोल्डर से होना है और उसमें एक एथलीट वो खेल लिया जिसको शोल्डर की डिसेबिलिटी थी नहीं, उसको तो लेग्स की डिसेबिलिटी थी, तो कहीं ना कहीं वो तो मजे में जीत जाएगा। अब जिसको शोल्डर की डिसेबिलिटी एक्चुअल में है उसके साथ तो गलत हो गया। तो हमें पहले क्लासिफाई करना है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है, उस हिसाब से चीजें बनानी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आईपीसी। आईपीसी क्या है, जल्दी जल्दी से फटाफट से बताओ, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। द क्लासिफिकेशन प्रोसेस सर्व्स टू रोल्स। पहला ये डिटरमाइन करना कि कौन कौन एलिजिबल है, दूसरा ग्रुप करना कि सिमिलर डिसेबिलिटीज वाले कौन लोग हैं जो आपस में कंपीट करेंगे। अब सर ये कैसे करते हैं, मेडिकल असेसमेंट होता है बच्चों, पहले तो मेडिकल होगा, चेक करा जाएगा मेडिकल से कि भाई एक्चुअल में भी डिसेबिलिटी है या नहीं है, दूसरा देख के पता चल जाता है। ठीक है, फंक्शनल असेसमेंट, सबसे पहला ऑब्जर्व करना है एक स्पोर्ट्समैन को ट्रेनिंग के टाइम पे और फिर कंपटीशन के टाइम पे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस बियॉन्ड द स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे क्लासीफायर्स हैं, मेडिकल क्लासीफायर्स हैं, टेक्निकल क्लासीफायर्स हैं। तो धोखाधड़ी नहीं हो सकती, अगर एक पर्सन में डिसेबिलिटी है तो ही वो इसमें सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद बच्चों कौन कौन से इम्पेयरमेंट्स हैं जो यहाँ पे एलिजिबल हैं, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला इम्पेयर्ड मसल पावर, मसल पावर कम ज़्यादा है। दूसरा पैसिव रेंज ऑफ मोशन, यानी कि मूवमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी, यानी पैरों में लिम्ब्स में कोई प्रॉब्लम है। लेग लेंथ का डिफरेंस है। शॉर्ट स्टैचर है, बॉडी शॉर्ट है। ठीक है, जो हमारे नवदीप हैं उन्होंने बढ़िया तरीके से वो भाला फेंका था, राइट। हाइपरटोनिया क्या होता है, इसके अंदर मसल टोन में डिफरेंस होता है कि मसल में टू मच टोनिंग होती है, मसल टोन में प्रॉब्लम होती है। एटैक्सिया बेसिकली ये भी बैलेंसिंग प्रॉब्लम है।
ठीक है। और जो एथिटोसिस है ये बेसिकली रेंज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, कि आपका वही रेंज ऑफ मोशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कम ज्यादा हो रहा है क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की इम्पेयरमेंट्स जो है हमारे पास, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन में। ठीक है, डन बच्चों, क्लासिफिकेशन डन। इसके बाद डिविजनिंग आ रही है कि आपको अब डिविजन्स कैसे बनाने हैं, आपको किस तरीके से डिविजनिंग करनी है। तो देखो डिविजन्स का मतलब है ग्रुपिंग करना, कि अब हमें डिविजन्स बनाने हैं, कि आपने देख लिया कि भाई ये डिसेबिलिटी वाले लोग यहाँ पे आएंगे, तो क्लासिफिकेशन कर लिया, अब डिविजनिंग करना है। तो डिविजनिंग में क्या हो गया, स्पेशल ओलंपिक्स यूजेस अ कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग और ग्रुपिंग रेफर्ड टू एज डिविजनिंग विच इज अ फंडामेंटल रूल फॉर स्पेशल ओलंपिक्स। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, सेम जेंडर के लोग, राइट, सेम एज के लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेम एबिलिटी के लोग एक साथ डालने हैं, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो पहले आपने कैटेगरीज बना दी कि ये डिसेबिलिटीज है, अब उस एज के सेम लोग एक ग्रुप में डालना, उस तरीके की एबिलिटी वाले लोग एक तरीके से सेम डालना, राइट। देखो, एन एथलीट्स एबिलिटी इज द प्राइमरी फैक्टर इन डिविजनिंग स्पेशल ओलंपिक कॉम्पिटिशंस। द एबिलिटी ऑफ एन एथलीट और टीम इज डिटरमाइंड बाय एंट्री स्कोर फ्रॉम अ प्रायर कॉम्पिटिशन। अब हम देखते हैं कि एक एथलीट कितना एबल है, तो उसने पिछले कॉम्पिटिशन में कैसा करा, राइट, उसका क्या रिजल्ट रहा, उसके साथ साथ अदर फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं, उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, किस तरीके से, तो ऐसे डिविजनिंग करी जाएगी। ओके, अब डिविजनिंग में क्या करोगे बच्चों, देखो डिविजनिंग में हमने एक तो परफॉर्मेंस देख ली, जेंडर हो गया, एज हो गया, एबिलिटी हो गया, राइट। सबसे पहले एज देख लो, एज के हिसाब से कर लो कि भाई 15 साल एंड अंडर, 16 साल से 21 साल, 22 से ऊपर, इंडिविजुअल में 8 से 11, 12 से 15, 16 से 21 ऐसे चलता रहता है। तो एज के बेसिस पे डिविजनिंग करी। क्लासिफिकेशन में क्या करा कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं वो आ गई, फिर एज के आधार पे डिविजन्स बना दिए, या फिर जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल, या फिर एबिलिटी के हिसाब से, तब भी आप डिविजनिंग कर सकते हो। समझ गए। तीसरा क्या आ रहा है बच्चों, इंक्लूजन। तीसरा क्या आ रहा है, इंक्लूजन। आजा यार, क्या हो गया। देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस हो गई आपके पास, राइट, स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स। क्लासिफिकेशन समझ गए, डिविजनिंग समझ गए। क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज बनाना और डिविजनिंग में बेसिकली एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, एबिलिटीज के हिसाब से ग्रुपिंग करना। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि हमें बच्चों को स्पोर्ट्स में एज वेल एज एजुकेशन में जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको इंक्लूडेड फील कराना है। ऐसा नहीं फील कराना कि तुम अलग हो, और वो एक्चुअल में अलग है भी नहीं भाई, ठीक है, डिसेबिलिटी है, इंजरी है, चोट लग जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले उन बच्चों को इंक्लूसिविटी देनी है कि आप भी इसी एनवायरनमेंट का पार्ट हो, आपको कुछ भी अलग फील करने की जरूरत नहीं है। देखो, inclusion in education refers to a model wherein children with special needs spend most or all of their time with students with non-special needs। यानी कि वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं वो अपना समय व्यतीत करेंगे उन बच्चों के साथ जिनमें ऐसी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंक्लूसिव एजुकेशन इज मोर इफेक्टिव। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे वो सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों इंक्लूजन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों इंक्लूड करके चलना चाहिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हर तरीके की एक्टिविटी में। सबसे पहले लिखा हुआ है इससे सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है। सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है मतलब उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, भरोसा होता है, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं उनकी। सोशल स्किल्स मतलब उनको समझ में आता है कि एक सोसाइटी में कैसे सब लोग साथ में चलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती हैं कि कैसे बातचीत करनी है, ये बिल्ड होती है। सेंसिटिविटी बिल्ड होती है कि किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, रिएक्शन एबिलिटीज अच्छी होती हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स, उनको समझ में आता है कि लोगों को कैसे समझना है, कैसे अप्रिशिएट करना है। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनापन, ये बच्चों कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इंडिया में कौन कौन से
मेजर्स लेने चाहिए ताकि इंक्लूजन को हम बेटर वे में कर पाएं। तो बच्चों देखो बहुत सारे मेजर्स हैं, 10 हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पे 5 से 6 मेजर्स याद रख सकते हो। सबसे पहला क्या है, देखो नंबर 1 राइट टू एजुकेशन का प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन होना। राइट टू एजुकेशन क्या है, हमारा अधिकार है पढ़ने का अधिकार। तो हर बच्चे को जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता, उसका राइट है। अगर कोई रोक रहा है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। तो राइट टू एजुकेशन सबको है, सबको पढ़ने का अधिकार है। नंबर 2 ऐसे टीचर्स लेके आना स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो ताकि वो एक इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकें। यानी मेरे हिसाब से दोस्त रूरल में ही क्यों, हर जगह टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिस बेसिस पे वो किसी भी बच्चे को किसी भी डिसेबिलिटी के आधार पे जज ना करे। मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। जब मैं छोटी क्लासेस में था तो मुझे एक इंजरी हो गई थी बच्चों, तो उस सिनेरियो में मेरे साथ बहुत सारा भेदभाव हुआ। मतलब मुझे पीछे बिठा दिया जाता था। मैं क्या ही उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करूं, बट कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ फील हुई थी कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और मेरे हिसाब से कोई ना कोई असेस करने वाला भी होना चाहिए कि कोई भेदभाव हो तो नहीं रहा। ठीक है। नंबर 3 एक सपोर्ट टीम बनाओ जो रेगुलर एनालिसिस करे। वही वाली बात, स्कूल को, करिकुलम को, एमिनिटीज को, ताकि बच्चों को प्रॉपरली सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकें। एनकरेज करनी है एक फ्लेक्सिबल अप्रोच। करिकुलम में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए जहां पे टीचर्स और स्टूडेंट्स डायग्नोज कर पाएं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं अपने तरीके से। उसके बाद पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना। पेरेंट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के साथ फैमिलियर होते हैं, स्पेसिफिकली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो पेरेंट्स को साथ में इन्वॉल्व करना ताकि बच्चे को स्कूल भी घर जैसा लगे, पढ़ाई होनी चाहिए, राइट। उसके बाद बच्चों लुकिंग एट ऑल चिल्ड्रन एट व्हाट दे कैन डू रादर देन व्हाट दे कैन नॉट डू। इसका मतलब वही पॉजिटिविटी वाली बात कि अगर मैं इस ग्लास को देखूंगा, अब इसमें पानी है, तो एक तरीका है देखने का कितना भरा हुआ है, एक तरीका है देखने का कितना खाली है। तो आपको नेगेटिविटी नहीं रखनी, आपको पॉजिटिव अप्रोच से सोचना है, ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, इस तरीके के स्कूल्स क्लासरूम डिजाइन करना जो बच्चे को उसका फुल पोटेंशियल रियलाइज करा सकें, जो बच्चे को बताएं कि विद डिसेबिलिटीज भी तुम कितना कुछ कर सकते हो, राइट। उसके बाद एजुकेशनल गोल्स बनाना बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से, करिकुलम केयरफुली डिजाइन करना बच्चे की स्किल्स के हिसाब से, राइट। उसके बाद एफर्ट करना ताकि अच्छे रिलेशंस बने, अंडरस्टैंडिंग बने फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स की विद डिसेबिलिटीज एंड विदाउट डिसेबिलिटीज। इसका मतलब एक ओवरऑल सोसाइटी को भी ट्रेन करना कि विद डिसेबिलिटी भी और विदाउट डिसेबिलिटी भी एक ही है। एक अच्छा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना और स्टूडेंट्स को मटेरियल देना जैसे यूनिफॉर्म, बुक, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रोवाइड करना ताकि बच्चे अच्छा फील करें। ठीक है। लो सर, अगर हम बच्चों फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं इन बच्चों के लिए विद स्पेशल नीड्स तो इनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं फटाफट समझा दूंगा। डन। देखो सबसे पहला बेनिफिट फिजिकल बेनिफिट। फिजिकल बेनिफिट का क्या मतलब होता है बच्चों की वो बच्चे फिजिकली फिट फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हम लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उनका ओवरऑल बॉडी पोस्चर अच्छा होगा, ओवरऑल मूवमेंट अच्छा होगा, फिजिकली हेल्दी होंगे। मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड फन। अब देखो बच्चों को कहीं ना बच्चों जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो चाहे ना बोलें लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि नहीं यार आई एम नॉट लाइक एवरीवन एल्स। तो वो जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनका ध्यान उस चीज से हट जाता है, वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो रिक्रिएशन और फन का पार्ट है बेटा ये। तीसरा इमोशनल हेल्थ बेटर होती है। मैंने बोला ना कि इमोशनल मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी होती है, उनका मूड अच्छा रहता है, जनरल वेलनेस फील करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद उनकी सरप्लस एनर्जी, क्योंकि देखो बेटा पूरे दिन अगर एक बच्चा व्हील चेयर पे है या पूरे दिन बैठा हुआ है या वो स्पोर्ट नहीं कर पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, एनर्जी तो बहुत है उसके अंदर, तो वो कहाँ यूटिलाइज करे, तो स्पोर्ट्स के थ्रू उसकी चैनलाइज कर सकते हैं हम पॉजिटिव मैनर में, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हो गया। उसके बाद बेटा जी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स का मतलब कि वो अपनी पावर को समझेगा, अपनी स्ट्रेंथ को समझेगा, अपनी पॉजिटिविटी को समझेगा और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होगा। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल तो होगा ही होगा, ऑफ कोर्स, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस हो जाएगा। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, उसको ये चीज रियलाइज होगी कि मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं
जिससे स्पोर्ट्स जो है वो एक्सेसिबल हो जाए। अब कई बार क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इस तरीके के स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, लेकिन लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनको पता नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो हम ऐसा क्या करें कि उन लोगों तक पहुंचे कि भाई हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गुड कम्युनिकेशन। हमें उनकी फैमिलीज तक, उन बच्चों तक, उनके स्कूल्स तक कम्युनिकेट करना है कि ऐसा कुछ हो रहा है। देखो क्या लिखा है, पार्टिसिपेशन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज। In fact, participation with disabilities in sports and recreation activities promotes inclusion, promote होता है, deconditioning कम होती है, ऑप्टिमाइज होती है फिजिकल फंक्शनिंग और ओवरऑल वेलबींग अच्छी होती है। तो हमें क्या करना है, एडवांस में इंफॉर्मेशन देनी है, पहले से बता के चलो एक्टिविटी के बारे में, स्पेस के बारे में, है ना। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज बतानी है, वर्बल विजुअल दिखाओ, टीचिंग दो प्रॉपर्ली कि कैसे परफॉर्म करी जाएगी कौन सी चीज। तो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, एज पर द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। इंस्ट्रक्शंस देने हैं सिंपल वर्ड्स में, सेंटेंसेस में। आपकी जो टोन है इट शुड बी लो, और इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे तरीके से देने चाहिए, स्मूथ टोन में, ठीक है, ओके। सबसे पहला कम्युनिकेशन। दूसरा बच्चों स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस का मतलब है स्पेस शुड बी अप्रोचेबल फॉर पीपल हैविंग फिजिकल डिसएबिलिटी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। आप जिस जगह पे स्पोर्ट्स करा रहे हो वो अप्रोचेबल होना चाहिए, बच्चे वहां पे पहुंच सके, आप बच्चों तक पहुंच सको। प्रॉपर स्पेस फॉर एक्टिविटीज शुड बी डिस्टर्बेंस फ्री। डिस्टर्बेंस फ्री होना चाहिए, कोई नॉइस नहीं, हीट नहीं, कोल्ड नहीं, टेक्सचर ऑफ फ्लोर प्रॉपर होना चाहिए। तो बच्चों को हमेशा इंडोर स्पेस के साथ शुरू कराना चाहिए, राइट। इक्विपमेंट प्रॉपर उनको देने चाहिए, ठीक है ना, उनके पास अच्छे से इक्विपमेंट जितने भी हैं वो प्रोवाइड कराए जाए। लैक ऑफ इक्विपमेंट कपल्ड विद अ लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेन टू सपोर्ट फिजिकल एक्टिविटीज अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स डिस्करेजेस पार्टिसिपेशन। इसने बोला अगर हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते, अगर हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, अगर हमारे पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता किन बच्चों को डिफरेंट एबिलिटीज के साथ, तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं लेकिन तब भी पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको इक्विपमेंट नहीं दिए जाते, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, फिर वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंपल और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के, जैसे कंप्यूटराइज डिवाइसेज हैं, व्हील चेयर्स हैं रिक्रिएशन के लिए। आपने व्हील चेयर पे बहुत सारे क्रिकेट होते देखे होंगे, हॉकी होते देखा होगा, तो कितने सारे स्पोर्ट्स होते हैं, राइट। तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए डेफ के लिए, फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, और जो पीपल सपोर्टेड बाय स्पेशली डिजाइंड हाई लेवल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट। नेक्स्ट आता है ग्रेडेड एक्टिविटीज और सोशल स्ट्रैटेजीज। बस दो बचे, इसके बाद हमारे पास लास्ट में ये स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी साइकोलॉजिकल हैं, चैप्टर समाप्त। सर ये क्या है? अब ये ग्रेडेड एक्टिविटीज का मतलब ये होता है बच्चों की एक्टिविटी ना एकदम से बच्चा नहीं अडॉप्ट करेगा। तो शुरू में इनिशियल फेसेस में इजी रखो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, मतलब ग्रेड्स धीरे धीरे बढ़ाओ स्पोर्ट्स के, जैसे एजुकेशन में धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, वही चीज है। देखो, लेकिन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज एक्टिविटी सिंपल होनी चाहिए, हर एक्टिविटी सिंगल एक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए, और फिर ग्रेजुअल मूव होना चाहिए नॉन लोकोमोटर से लोकोमोटर पे, और फिर फर्दर एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो बच्चों को हर तरीके से ट्रेन करना है, उसके हर तरीके से मूवमेंट, मोशंस उसको नोटिस करना है, वो कहीं पे अनकंफर्टेबल तो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है, और अकॉर्डिंगली स्पोर्ट्स को डिजाइन करना है। लास्ट आता है सोशल स्ट्रैटेजीज। सोशल स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब होता है बच्चों, कि हमें उनको कंफर्टेबल कराना है, हमें उसको दिखाना है कि सोसाइटी में देखो और लोग भी खेल रहे हैं, वो देखेगा कि और उसके बच्चे देख रहे हैं, उसके जैसे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, फिर उसका ही मन करेगा कि मैं भी जाके खेलूं। तो सोशल स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, इट्स इजियर फॉर चिल्ड्रन टू बी मोटिवेटेड व्हेन दे एंजॉय द एक्टिविटी। सबसे पहले उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप दूसरों को देखो। जब बच्चा दूसरे को देखता है कि वो खेल रहे हैं, फन कर रहे हैं, तो उसका ही मन करता है फिर पार्टिसिपेट करने का। तो फिर वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग के साथ शुरू करेगा, फिर उसको छोटे ग्रुप में डालो, फिर सुपरविजन के साथ बड़े ग्रुप में डालो। टीचर की मदद बहुत लगेगी बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो देखो स्ट्रैटेजीज में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाए, दूसरा अच्छी स्पेस, अच्छा इक्विपमेंट,
देन ग्रेडेड एक्टिविटीज हो, सोशल स्ट्रैटेजीज हो, और लास्ट में होती है साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज। साइकोलॉजिकल का मतलब उसको साइकोलॉजिकली ये फील कराना कि अगर वो खेलेगा तो उसकी लाइफ अच्छी होगी, वो कहीं ना कहीं फन करेगा, फिट होगा, फिजिकली बेटर फील करेगा, राइट, उसकी स्किल्स अच्छी होंगी। तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसको ये चीज समझानी है। और उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसके साथ साथ ये लिखा हुआ है कि क्योंकि बच्चों को पहले एक्सक्लूड किया जाता है तो प्रीवियस एक्सक्लूजन की वजह से इन बच्चों को काफी मोटिवेट करना पड़ता है। तो साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस देख लिए, उसके बाद क्लासिफिकेशंस, डिविजनिंग देख लिया, देन इंक्लूजन देख लिया। अगर हम स्पोर्ट्स में बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे ये देख लिए। फिर हमने स्ट्रैटेजीज देख ली कि कैसे कम्युनिकेशन, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी स्पेस, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इस तरीके की चीजें भी इंपैक्ट करती हैं बच्चों को पार्टिसिपेशन में। परफेक्ट सर, एक और चैप्टर खत्म। कल बच्चों मैं एक ही चैप्टर कराऊंगा, मैंने आपको बोला था कल एक ही चैप्टर आएगा, तो कल एक और चैप्टर कराऊंगा। अच्छे तरीके से उसको देखना, समझना और कंप्लीट कर लेना, राइट, और कल रिवीजन जरूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा चैप्टर था, कल थोड़ा इंटरेस्टिंग कराऊंगा। टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।